इस वीडियो में हम पूर्व में देखे गए डेविस और पेंक के अपरदन संबंधी या अपरदन चक्र संबंधी सिद्धांतों की तुलना करेंगे कि दोनों सिद्धांतों में क्या मूलभूत अंतर है। हालांकि डेविस महोदय अपरदन चक्र को प्रतिपादित करने वाले प्राथमिक विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी डेविस महोदय के द्वारा जो रखी गई कमियों को पेंक ने दूर करने का प्रयास किया और अपने सिद्धांत को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की गई। देखेंगे डेविस और पेंक के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो एक तरफ डेविस के विचार है और दूसरी ओर पेंक के विचार है। उद्देश्य की बात करें तो डेविस ने अपने अपरदन चक्र का उद्देश्य रखा कि एक भू आकार शास्त्री व भूगोलवेत्ता का उनका दृष्टिकोण था, जबकि पेंक का दृष्टिकोण एक भूगर्भ शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट का एक अप्रोच था उनका। पुनः डेविस का प्रमुख उद्देश्य भू आकारों का वितरण या विवरण एवं उत्पत्ति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना था। वहीं पेंक महोदय के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण करते हुए उनका भू आकारों पर प्रभाव को समझाना था। परिभाषा के अनुसार देखें तो डेविस महोदय ने बताया कि अपरदन चक्र किसी भूदृश्य की संरचना यानी वहाँ चट्टानों की प्रकृति और उनका रासायनिक संगठन, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। वही पेंक महोदय बताते हैं कि स्थलाकृति या भूदृश्य कई अवस्थाओं का परिणाम एवं उत्थान की दर एवं अवनयन की दर का प्रकटीकरण करते हैं। उत्थान के बारे में दोनों विद्वानों के मत अलग अलग है। डेविस बताते हैं कि अपरदन तथा उत्थान एक साथ नहीं होते हैं, उत्थान रुक जाता है और उसके बाद ही अपरदन शुरू होता है। वहीं पेंक उत्थान तथा अपरदन को साथ साथ क्रियाशील होना बताते हैं। डेविस महोदय उत्थान को कम समय में होना बताते हैं, वही पेंक महोदय उत्थान की दर शुरुआत में कम, फिर मध्यम और फिर लंबी, कोई भी अवस्था इसकी हो सकती है कि उत्थान कम भी हो सकता है, मध्यम दर का भी हो सकता है और लंबे अवधि का भी हो सकता है, जबकि डेविस महोदय उत्थान को एकदम तीव्र और शॉर्ट अवधि वाला बताते हैं। फिर डेविस उत्थान को तीव्र गति से बताते हैं, जबकि उत्थान तेज या धीमा हो सकता है। संरचना संबंधी दोनों विद्वानों में भी मतभेद है कि डेविस महोदय संरचना के दृष्टिकोण से चक्र विभिन्न इकाइयों में शुरू होता है, वही पेंक महोदय बताते हैं कि चक्र आकृति विहीन संरचना वाले प्रारंभ पर शुरू होता है और लास्ट में एंड रंभ पर समाप्त होता है। अवस्था संबंधी दोनों विद्वानों में भी अंतर है। डेविस बताते हैं कि चक्र की 3 अवस्थाएं बताते हैं, जिसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था एवं वृद्धावस्था या जीर्णावस्था होती है। वही पेंक महोदय चक्र का प्रारंभ एवं अंत 3 आकृतियों में होना बताते हैं। डेविस महोदय प्रथम अवस्था में अपरदन नहीं होना बताते हैं, वही पेंक महोदय अपरदन सभी अवस्थाओं में हो सकता है। डेविस महोदय बताते हैं कि भू आकारों के विकास में ढालों का ज़्यादा महत्व नहीं होता, जबकि पेंक महोदय भू आकारों की उत्पत्ति ढालों से होती है और उन्होंने ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत भी इसके लिए देते हैं और उन्होंने अवतल, उत्तल और सीधे ढाल की व्याख्या उसमें की गई है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत में। पुनः डेविस महोदय भू आकारों का विकास क्रमगत निम्नता का प्रमाण बताते हैं, वही पेंक महोदय भू आकारों का विकास पृष्ठभूमि क्रमता को प्रमाणित करते हैं। और जहाँ डेविस महोदय चक्र का अंत पेनी प्लेन यानी समप्राय मैदान में होना बताते हैं, वही पेंक महोदय चक्र का अंत अंडरम्प या अंडरम्प नामक इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। डेविस महोदय बताते हैं कि चक्र की अंतिम अवस्था में जो पेनी प्लेन यानी समप्राय मैदान प्राप्त होता है, उसमें कहीं यत्र तत्र जो कठोर चट्टानी टीले हैं उनको मोनाडोनक्स की संज्ञा देते हैं, जबकि पेंक महोदय ऐसे टीलों को जो अंडरम्प या तल प्राय मैदान में खड़े हुए प्रतीत होते हैं उनको इंसेल्स वर्ग की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेंक और डेविस महोदय के द्वारा दिए गए अपरदन चक्रों के सिद्धांत में मूलभूत अंतर उत्थान की अवधि, अपरदन की दर और शब्दावलियों का ही है। वस्तुतः दोनों ने अपने अपने ढंग से अपरदन चक्रों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। दोनों का सारांश ये है कि अपरदन चक्र अंतोगत्वा एक समय की दीर्घावधि होती है, जिसमें एक उत्थापित भूभाग अंत में समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।